हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज की जो वीडियो हम लेके आए हैं हमारे सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के लिए है कंपनी लॉ का इंट्रोडक्शन। सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के लिए कंपनी लॉ का इंट्रोडक्शन लेक्चर। आज के लेक्चर के अंदर हम ये बात करेंगे लॉ क्या होता है। एक्चुअली में मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं ना, तो कहने को तो एक कंपनी लॉ का इंट्रोडक्शन है, कंपनी लॉ की शुरुआत करेंगे, लेकिन सही मायने में आज कंपनी लॉ की शुरुआत होगी ही नहीं। सर ये क्या आप बोल रहे हो, कंपनी लॉ का लेक्चर और कंपनी लॉ की शुरुआत नहीं होगी? यस बेटा, नहीं होगी। अभी ये क्या होने वाला है, मेरा ध्यान से सुनते चलना। आज के कोर्स के अंदर, आज के लेक्चर में मैं तुम्हारे से ये बात करूंगा कि तुम्हारे सीएस एग्जीक्यूटिव के कंपनी लॉ का क्या वेटेज है, मतलब 100 नंबर का जो पेपर आपका आता है उसका क्या कंटेंट है, किस किस पोर्शन में से कंपनी लॉ में से कितने कितने नंबर का पूछा जाता है, ये सब बात करेंगे। लॉ क्या होता है, कौन बनाता है, किस लिए बनाया जाता है, लॉ बनाने की पावर लॉ मेकर्स के पास कहां से आई है, उन सब के बारे में बात करेंगे। और कितने तरीके के लॉ होते हैं आज उन सब के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में ऑफिशियली कंपनी लॉ को स्टार्ट करेंगे, लेकिन कंपनी लॉ का ऑफिशियल लेक्चर जहां से मैं मेन बातें शुरू करनी करूंगा कि कंपनी लॉ में अथॉरिटीज कौन सी हैं, कंपनीज कैसे वर्क करती हैं, वो लेक्चर समझने से पहले ये लेक्चर समझना बहुत जरूरी है। जब तक ये लेक्चर समझ नहीं आएगा तब तक कंपनी लॉ की जड़ी नहीं खड़ी होगी, नींव ही नहीं खड़ी होगी, जिसको हम बोलते हैं कंपनी लॉ समझ ही नहीं आएगा। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो सीएस एग्जीक्यूटिव का जो कंपनी लॉ है, अगर मैं आपसे बात करूं तो वो 100 मार्क्स का पेपर है सीएस एग्जीक्यूटिव का। इसके अंदर अगर मैं आपसे बात करूं तो ये 3 पार्ट में डिवाइड है 100 मार्क्स में। एक है कंपनी लॉ प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट्स, ये 50 मार्क्स का पोर्शन आता है। एक है कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मीटिंग्स एंड प्रैक्टिसेस, ये 40 मार्क्स का पोर्शन है। और एक है कंपनी सेक्रेटरी एज अ प्रोफेशन। तुम सीएस के बच्चे हो तो सीएस के लिए इसके अंदर आपको आईसीएसआई का, आपको पता होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया एक्ट है 1980। तो वो एक्ट, आईसीएसआई का एक्ट, आईसीएसआई की रेगुलेशंस आपको पढ़ाई जाती हैं कि हमारे सीएस वालों का कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, हमें सीएस बनने के बाद क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, वो सब चीजें यहां सिखाई जाती हैं। तो अगर मैं तुम्हारे से अगर लॉजिकली बात करूं तो इस वाले पोर्शन के अंदर आपको बेसिकली पता क्या सिखाया जाता है। अच्छा, पहले मैं तुम्हें एक चीज, इसको भी पढ़ाने से पहले एक चीज क्लियर कर दूं। हमारे कंपनी लॉ में, हमारे कंपनी लॉ के अंदर टोटल में 470 सेक्शंस हैं। आपको पता है इंडिया में कंपनी लॉ के लिए जो एक्ट चलता है वो कौन सा एक्ट चलता है? कंपनीज एक्ट 2013। तो अगर मैं इसके अंदर बात करूं, अभी मैं तुम्हारे से कुछ भी नहीं बात कर रहा कि एक्ट क्या होता है, लॉ क्या होता है, लॉ कैसे बनता है, अभी मैं ये सब बातें नहीं कर रहा। अभी वो भी समझाऊंगा, वो बातें भी आगे होंगी। अभी मैं पहले बेसिक बातें कर रहा हूं कि कंपनी एक्ट 2013 जो आपका कोर्स है उसमें वैसे टोटल में 470 सेक्शंस हैं जो लॉ मेकर ने लॉ बनाया, लेकिन आपके कोर्स में 470 सेक्शंस नहीं है। आपके कोर्स में कितने सेक्शन है? सीएस एग्जीक्यूटिव के कोर्स के अंदर है सेक्शन 1 से लेकर 205 तक, 1 से लेकर 205 तक। बाकी जो बचे हुए सेक्शन है उसमें मर्जर, अमलगमेशन, इन सब के बारे में बात की जाती है, वो फाइनल में है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के पेपर में। अच्छा, मगर ऐसा नहीं कि खाली 1 से 205 तक है, प्लस 25 से 30 सेक्शन आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ने हैं। 25 से 30 सेक्शंस आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ने हैं जो 1 से लेकर 205 की सीरीज में नहीं आ रहे, लेकिन आपके कोर्स में है। जैसे एग्जांपल लेके बात करूं, एक सेक्शन 455 है डोरमेंट कंपनी का, एक सेक्शन 455 है किस चीज का? डोरमेंट कंपनी का। एक सेक्शन 406 है निधि कंपनी का। अच्छा, देखा जाए तो अब ये सेक्शन क्या 1 से लेकर 205 के सीक्वेंस में आ रहे? नहीं, लेकिन स्टिल ये आपके कोर्स में है। इसका मतलब 1 से लेकर 205 तक तो पढ़ना ही है, लेकिन कुछ पोर्शन, कुछ सेक्शन आपको ऐसे हैं जो इनके अलावा है लेकिन आपके कोर्स में है, वो आपको करने हैं, वो मैंने अपनी बुक में कवर कर रखे हैं। अच्छा, इसमें से 1 से लेकर 205 में ना कुछ सेक्शंस ऐसे हैं, सम सेक्शंस आर ट्रांसफर टू एसबीईसी। कुछ पोर्शन ऐसा है जो कहां ट्रांसफर हो चुका है? सेटिंग अप वाले पेपर में, जो आपका दूसरा पेपर है ना ग्रुप 1 के अंदर, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज, सेटिंग अप पेपर में ट्रांसफर हो चुके हैं। मतलब ले दे के पता है क्या है सेटिंग, देखो इसमें ना लॉजिकली मेरे को वो गलत लगता है। देखो पहले क्या, कंपनी क्या है, कंपनी कितने तरीके की होती है ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, ये सब ना पहले कंपनी लॉ का पार्ट है, और ये सब पहले कंपनी लॉ में ही होता था। इन्होंने क्या करा आईसीएसआई वालों ने कि इस पोर्शन को सेटिंग अप में ट्रांसफर कर दिया। मतलब तुम सोचो कितना अजीब है कि कंपनी लॉ क्या है, कंपनी के अंदर अथॉरिटीज कौन सी है वो तो यहां सिखा रहे हैं, टाइप्स ऑफ कंपनी कहां पढ़वा रहे हैं तुम्हारे को? सेटिंग अप में। कंपनी बनेगी कैसे वो भी कहां पढ़वा रहे हैं? सेटिंग अप में। अच्छा, एक बार जब कंपनी बन जाएगी उसको चलाना कैसे है वो वापस यहां सिखा रहे हैं। मतलब बड़ा अजीब सा कर दिया। तो ले दे के ना तुम ये समझो कि कंपनी लॉ और सेटिंग अप दोनों साथ साथ चलेंगे।
कंपनी लॉ का पेपर और जो तुम्हारा सेटिंग अप का पेपर है, ये एक साथ पढ़े जाते हैं दोनों, ये दोनों रेड टुगेदर हैं, क्योंकि बहुत सारा पोर्शन यहां का वहां ट्रांसफर है, यहां का वहां ट्रांसफर है। तो ले देखिए, मैंने तुम्हारे को अगर समझाऊं तो यहां पे तुम्हें क्या पढ़ना है, यहां पे इस पोर्शन में जो 50 नंबर वाला पोर्शन है, कंपनी लॉ प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट्स, इसमें तुम्हारे को क्या सिखाया जाएगा, इंडिया में कंपनीज क्या होती हैं ये सब सिखाया जाएगा। कंपनीज के लिए कैपिटल, शेयर कैपिटल के चैप्टर, कैपिटल किस किस तरीके से रेज की जा सकती है, अगर कंपनी लोन से पैसा ले रही है, डिवेंचर से किस किस तरीके से पैसा लिया जा सकता है, उसे यहां सिखाया जाएगा। एक बार जब कंपनी बन जाएगी तो उनमें मीटिंग्स होगी, डायरेक्टर्स की, शेयर होल्डर्स की। कंपनी को दो लोग चलाते हैं, कंपनी को के अंदर दो लोग होते हैं, एक होते हैं मेंबर्स, एक होते हैं डायरेक्टर्स। मेंबर्स और एक होते हैं डायरेक्टर्स। मेंबर्स का मतलब है शेयर होल्डर्स, जो कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, और डायरेक्टर्स का मतलब है मैनेजमेंट, ये कंपनी की मैनेजमेंट है जो कंपनी को चलाएगी, ये मैनेजमेंट है और ये फंड्स दे रहे हैं कंपनी को। तो इनकी ना जो मीटिंग्स होती हैं, डायरेक्टर्स की जो आपस में मीटिंग्स होती हैं, उसे हम बोलते हैं बोर्ड मीटिंग्स। डायरेक्टर्स हर साल मीटिंग करते हैं, जैसे रिलायंस है उसमें मुकेश अंबानी हर साल मीटिंग करता होगा, तो तुमने सुना होगा, टीवी में देखा होगा, वो बड़े सारे डायरेक्टर एक राउंड टेबल के कोने में बैठे होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं बोर्ड मीटिंग्स। और जो शेयर होल्डर्स कंपनी में पैसा लगाते हैं तो उनकी भी मीटिंग्स होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं जनरल मीटिंग्स। तो जो उनकी मीटिंग्स होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे इस पोर्शन में, अभी तो ओवरव्यू दे रहा हूं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे इस जगह पे। और तीसरे पोर्शन में हम क्या पढ़ेंगे, सीएस एज अ प्रोफेशन, यहाँ पे सारा सीएस के बारे में बात होगी। सीएस कौन बनता है, सीएस का क्या रोल होता है, कंपनी के अंदर अगर आप जॉब करते हो तो क्या रोल है, अगर सीएस अपनी फर्म खोलता है तो क्या रोल है, वो सब यहाँ पढ़ेंगे। उनके क्या डूज एंड डोंट्स हैं, क्या वो कर सकते हैं, क्या वो नहीं कर सकते हैं, ये सब हम यहाँ पढ़ेंगे। तो ये इस तरीके से बटा हुआ है तुम्हारा कोर्स। तुम्हें कितने सेक्शंस पढ़ने हैं, कहां से कहां तक पढ़ना है, कितने पार्ट में डिवाइड है, 100 मार्क्स का पोर्शन। और मैं तुम्हें बताया, अच्छा कंपनी देखो कंपनी होती क्या है और कंपनी में कैपिटल वगैरह कैसे लगती है, ये सब यहां सिखाया है। उसकी मीटिंग्स कैसे होंगी वो भी कंपनी लॉ में सिखाया है। लेकिन कंपनी बनेगी कैसे और कितने तरीके की कंपनी होती है वो सब सेटिंग अप वाले पेपर में सिखाया है। वो तुम्हें कहां सिखाया है, सेटिंग अप में। तो इसलिए मैंने बोला कि दोनों पेपरों को जोड़ के पढ़ना है साथ, दोनों पेपरों को जोड़ के पढ़ना है साथ, ठीक है। ये तुम्हारे को मैंने एक इंट्रो दे दिया कि तुम्हारे कोर्स में है क्या। अब कंपनी लॉ को स्टार्ट करने से पहले ना, पहले मैं एक बेसिक बात करते हैं, लॉ क्या होता है, लॉ कौन बनाता है, किस लिए बनाया जाता है, और लॉ मेकर को लॉ बनाने की पावर कहां से आई है। अब उन सब के बारे में बात करते हैं। वो बेस बन जाएगा ना तो फिर आगे पढ़ना आसान रहेगा। तो पहले उस बेस को रेडी करते हैं। आज के लेक्चर में सिर्फ यही सब बात करेंगे, लॉ कौन बनाता है, कैसे बनता है वगैरह। अगली क्लास में ऑफिशियली कंपनी लॉ को स्टार्ट कर देंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कंपनीज को इंडिया में कौन कौन सी बॉडीज, कंपनी लॉ को इंडिया में कौन कौन सी बॉडीज मैनेज करती हैं, कैसे कैसे कंपनी लॉ चलता है, उन सब के बारे में बात करेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास में लॉ कौन बनाता है, कैसे बनता है, किस लिए बनाया जाता है, पावर कहां से लॉ मेकर पे, इस सब के बारे में बात करते हैं। इसके बिना अगली क्लास समझ नहीं आएगी, तो बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। हाँ जी गाइस, तो अब स्टार्ट करते हैं। लॉ क्या है, क्या कौन बनाता है, कैसे बनता है वगैरह वगैरह। पहला मेरा क्वेश्चन छोटा सा, लॉ क्या है, लॉ क्या होता है, जल्दी बताओ। सर सर मैंने ना सुना है कि लोग कहते हैं लॉ मतलब कानून, है ना, लॉ कानून होता है ना। मैं अगर मैं फेस टू फेस क्लास पढ़ा रहा होता हूँ ना और मैं बहुत सारे बच्चों से पूछ रहा होता हूँ कि बेटा लॉ क्या है, तो बच्चे बोलते हैं कानून। ये तो तुमने इसका मतलब मेरे को इंग्लिश की हिंदी बता दी, लेकिन तुमने समझाया नहीं कि लॉ होता क्या है। तुमने ये नहीं समझाया लॉ होता क्या है। मैंने पूछा लॉ क्या है, तुमने बोल दिया कानून। पता क्या है, हमारे साथ ना एक बहुत बड़ी आदत है, हमारे साथ एक बहुत गलत आदत है। हमको ना कोई पूछता है ना कि ये चीज क्या है, तो हम लोग ना उसको ना या तो उसकी हिंदी बता देते हैं या उसके एग्जाम्पल समझा देते हैं, लेकिन हम कभी भी उस चीज को एक्सप्लेन नहीं करते। जैसे मैं तुमसे पूछ लूं एसेट क्या है, तो तुम पता क्या बोलते हो, तुम ये नहीं समझाते एसेट क्या है, तुम बोलते हो लैंड बिल्डिंग इज कॉल्ड एसेट। मैं पूछता हूँ लाइबिलिटी क्या है, तो तुम ये नहीं बताते लाइबिलिटी क्या है, तुम बताते हो लोन इज कॉल्ड लाइबिलिटी, एग्जाम्पल देके बोलते हैं। इसका ना आप उस चीज को समझा नहीं रहे हो, आप उसके एग्जाम्पल दे रहे हो। सिमिलरली जब मैंने पूछा लॉ क्या है, तो लॉ, मैं बच्चे पूछता हूँ लॉ क्या है, तो बच्चा कहता है लॉ मतलब कानून। ये आपने समझाया नहीं है। अगर तुम मान लो तुमसे किसी अंग्रेज ने पूछ लिया व्हाट इज लॉ, किसी फॉरेनर ने पूछ लिया, तो उसको क्या बोलोगे, कानून। तो उस अंग्रेज को तो कानून समझाना भी बड़ा भारी पड़ जाएगा, हिंदी में पड़ जाएगा, नहीं पड़ जाएगा, है ना। तो आपसे जो पूछा गया वो नहीं समझाते, या तो उसकी हिंदी बताते हो, उसके एग्जाम्पल देते हो। अच्छा कोई तुमसे पूछ ले कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो तुम बोलोगे संविधान, मगर है क्या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पता। तो आज मैं बात कर रहा हूं, जरा सुनते चलना। अब मैंने इतने सारे शब्द छेड़े हैं, पहले मैं इन्हीं के बारे में बात कर लेता हूं।
अच्छा जैसे मैंने बात करी कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान, तो आप हिंदी बता रहे हो, उसको समझा नहीं रहे, मगर एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? अगर तुमसे कोई एक्चुअल में पूछे कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो सर इट इज अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट विच शोज पाथ, इट इज अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट विच शोज पाथ। एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट मींस, फंडामेंटल मींस सुप्रीम, सुप्रीम, इससे ऊपर कुछ नहीं, इससे ऊपर कुछ नहीं। अच्छा हमारी कंट्री में कौन सा लॉ कैसे बनेगा, किस तरीके से बनाया जाएगा, कौन बनाएगा, और इसके अलावा किस किस सरकारी कर्मचारी का क्या क्या राइट है, क्या क्या ड्यूटीज हैं, है ना, हमारी सरकार के क्या राइट है, सरकार की क्या ड्यूटीज हैं, वो सब कहां लिखे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में। और कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है किसने बनाया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने बनाया था। बेसिकली वो बनाया भी नहीं, मतलब बेसिकली वो बनाया नहीं था, वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से अडॉप्ट किया गया था। आपको पता होगा उस टाइम पे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, तो एक उनको मिलाकर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप की गई थी और उसके थ्रू ये बनवाया गया था। तो हमारे इंडिया में कोई लॉ मेकिंग बॉडी अगर लॉ बनाती है, तो लॉ बनाने की पावर कहां से आई है? संविधान से आई है। तो तुमसे कोई भी पूछे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन आगे से, तो संविधान नहीं बोलोगे, तुम क्या बोलोगे? इट इज अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट विच शोज पाथ। एक ऐसा सुप्रीम डॉक्यूमेंट है जो रास्ता दिखाता है कि कंट्री चलेगी कैसे, जो रास्ता दिखाता है कि कंट्री चलेगी कैसे, इससे ऊपर कुछ नहीं है। तो कोई लॉ बन रहा है तो कैसे बन रहा है, कौन बना रहा है, वो सब पावर इसी ने दी है। तो अभी हम पढ़ेंगे लॉ भी क्या होता है, वो भी पढ़ेंगे। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन समझाया। दूसरा मैंने तुमसे पूछा कि व्हाट इज एसेट, व्हाट इज लाइबिलिटी, तो मैंने तुमसे बोला कि तुम, बच्चा बोल, मैं बच्चे से पूछता हूँ व्हाट इज एसेट, तो बच्चा बोलता है एक्सपेंस इनकम, वो मैं बच्चे से पूछता हूँ व्हाट इज एसेट, तो बच्चा कहता है लैंड बिल्डिंग। मैं पूछता हूँ लाइबिलिटी क्या, व्हाट इज लाइबिलिटी, तो कहता है लोन। आप उसके एग्जांपल दे रहे हो, समझा नहीं रहे। तो एसेट और लाइबिलिटी क्या होती है, वैसे तो तुम्हारे को तुम्हारे अकाउंट वाले टीचर समझाते होंगे, लेकिन एसेट क्या होता है अगर तुमसे अगर कोई सीधी सी भाषा पूछे, तो एक्सपेंस इनकर्ड बट बेनिफिट नॉट येट रिसीव्ड, एक्सपेंस इनकर्ड बट बेनिफिट नॉट येट रिसीव्ड, बेनिफिट नॉट येट रिसीव्ड इज कॉल्ड एसेट। आपने खर्चा कर दिया लेकिन उसका बेनिफिट अभी तक मिला नहीं है। आपने एसी खरीदा, आप एसी आज उसका बेनिफिट नहीं ले रहे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लोगे, दैट इज एसेट, है ना। आपने टीवी खरीदा, उसका एकदम से इमीडिएट बेनिफिट नहीं मिल रहा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मिलता जाएगा, दैट इज एसेट। क्योंकि एक्सपेंस इनकम बेनिफिट नॉट एट बेनिफिट मिलता चला जाएगा। अच्छा बच्चा बोलता सर कैश भी तो एसेट है, कैश के लिए हमने कौन सा खर्चा करा है? अबे तुमने मेहनत से पैसा कमाया, वो तुम्हारे अपने आप में एक्सपेंस है, तुम्हारा टाइम एक्सपेंस अपने आप में, तुमने वो पैसा कमाया, कैश करा, और तुम अगर उस कैश को आइडल छोड़ दोगे, कैश को आइडल छोड़ दोगे, तुम्हारे लिए बेकार है। लेकिन अगर तुम उस कैश को इंटरेस्ट पे चढ़ा दोगे, उसको बिजनेस में लगा दोगे, तो तुम उससे बेनिफिट रिसीव करोगे, उस पर भी बेनिफिट रिसीव करोगे। तो कैश इज ऑल्सो एसेट। अच्छा लाइबिलिटी, अगर हम बोले लाइबिलिटी क्या है, तो सर लाइबिलिटी क्या है? लाइबिलिटी इसी का उल्टा है, इसी का उल्टा है, बेनिफिट रिसीव्ड एक्सपेंस नॉट येट इनकर्ड। ये मैं तुम्हारे को एक जनरल जनरल सेंस में समझा रहा हूं। अकाउंट्स वाले टीचर तुम्हारे को डिटेल में समझाते हैं, मैं तो एक जनरल सेंस में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्चुअल में एसेट और लाइबिलिटी क्या है, एक्चुअल में एक चीजें होती क्या है। मतलब तुम लोग जो बात करते हो तो पता क्या करते हो, एग्जाम्पल देते हो तुम, लैंड बिल्डिंग ये वो, है ना। हमें ये नहीं एग्जाम्पल नहीं देना, हमें उस चीज को समझाना है, हमें उस चीज को क्या करना है, समझाना है। तो लाइबिलिटी क्या है, इसी का उल्टा, बेनिफिट रिसीव्ड एक्सपेंस नॉट येट इनकर्ड, बट एक्सपेंस नॉट येट इनकर्ड। एग्जांपल तुमने लोन ले लिया, तो तुमने बेनिफिट रिसीव कर लिया, पैसा तुम्हें पहले मिल गया, बट एक्सपेंस नॉट येट इनकर्ड मींस अभी उसको धीरे धीरे करके चुकाना है, इसे धीरे धीरे करके चुकाना है, दैट इज लाइबिलिटी, है ना। तो ये इस तरीके से। अच्छा अब मैं बात कर रहा था लॉ, तो लॉ को कभी तुमसे कोई पूछे कि लॉ क्या है, तो लॉ का मतलब क्या है, तो लॉ कभी भी ये नहीं बोलोगे कि लॉ का मतलब कानून है। अच्छा पहले लॉ क्या होता है उसको समझाने से पहले मैं इंडिया में ना कुछ लीगल फ्रेमवर्क की बात करता हूं कि इंडिया में लॉ कौन बनाता है, कैसे बनाया जाता है, वगैरह वगैरह। उसके बाद हम समझेंगे कि लॉ क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे कि लॉ क्या। मैं उल्टा चला रहा हूं, वैसे वैसे बच्चे कहते हैं कि लॉजिकली तो ये होना चाहिए कि पहले आप समझाओ लॉ होता क्या, फिर बताओ लॉ कौन बनाता है। मैं थोड़ा सा उल्टा चलूंगा, मैं पहले ये बताऊंगा कि इंडिया में लॉ बनाता कौन है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि लॉ होता क्या है। चलो अगर मैं आपको बताऊं तो हमारा इंडियन लीगल सिस्टम 3 पार्ट में डिवाइड है। अच्छा मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूँ लॉ कौन बनाता है, तो बच्चे बोलते हैं कानून बना, सरकार बनाती है। कानून कौन बनाता है? बच्चा कहता है सरकार बनाती है। हम बोलते हैं ना कई बार लॉ गलत आया, कोई कोई लॉ भारी हो जाता है, तो हम बोलते हैं सरकार ने ये कर दिया, सरकार को बोलो लॉ वापस ले, ये करे वो करे। एक्चुअल में क्या सरकार लॉ वापस ले भी पाएगी? जरा देखते हैं कि इंडियन लीगल सिस्टम किस तरीके से चलता है। तो इंडियन लीगल सिस्टम की अगर मैं बात करूं, हम इसको ऐसे भी बोलते हैं कि स्टेट के 3 ऑर्गन्स हैं। हम, आपको पता होगा इंडियन लीगल सिस्टम या स्टेट, स्टेट बोल लो, उसके 3 ऑर्गन्स हैं। आपने कभी, जहां तक मेरे को याद है, ये चीज आप लोगों को कहां पढ़ाई गई होगी, 9th या 10th में सिविक्स में पढ़ाई गई होगी ये चीज।
कि हमारे इंडियन लीगल सिस्टम, उसको स्टेट बोलते हैं, उसके 3 ऑर्गन, उसकी 3 वो सिस्टम है, एक है लेजिस्लेटिव, एक है एग्जीक्यूटिव्स और एक है जुडिशियल बॉडीज। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल बॉडीज। देखो, लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है? लॉ मेकिंग, लॉ बनाना। तो इनका काम क्या होता है? लॉ बनाना, लॉ मेकिंग। अच्छा, एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? जो लॉ इन लोगों ने बनाया उस लॉ को इंप्लीमेंट करवाने का काम इन लोगों का होता है। तो इनका काम है लॉ को इंप्लीमेंट करवाना, इंप्लीमेंट करवाना। और जुडिशियल बॉडीज का काम क्या होता है? जो लॉ ये इंप्लीमेंट करवा रहे हैं, अगर उस लॉ को लेकर कोई भी दिक्कत आती है और कल को कोई कोर्ट में केस जाता है, तो वो लॉ को जुडिशियल बॉडीज क्या करती हैं? इंटरप्रेट करके, लॉ को इंटरप्रेट करके जजमेंट देना, डिसीजंस पास करना। लॉ को इंटरप्रेट करके डिसीजंस पास करना। ठीक है जी। तो बेसिकली इंडियन लीगल सिस्टम के 3 ऑर्गन्स, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल बॉडीज। लेजिस्लेटिव का काम लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम लॉ को इंप्लीमेंट करवाना, और जुडिशियल बॉडीज का काम लॉ को इंटरप्रेट करके डिसीजन देना, लॉ को इंटरप्रेट करके डिसीजन देना। ये इन तीनों बॉडीज के काम है। अब अगर मैं बात करूं तो इनमें कौन कौन आता है? देखो, हमारे इंडिया में लॉ मेकिंग बॉडीज में मेनली 2 बॉडीज आती हैं। एक आती है पार्लियामेंट और एक आती है स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर बोल लो, या इसको अगर मैं आपसे बात करूं, स्टेट लेजिस्लेचर भी बोल सकते हैं, या इसको हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोल सकते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोल सकते हैं, सुना होगा कभी नाम तुमने। तो मेनली ये 2 बॉडीज हैं, एक है पार्लियामेंट, दूसरा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। पार्लियामेंट का क्या काम है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का क्या काम है, जरा मैं बात करता हूं इसके ऊपर। अच्छा, लेजिस्लेचर का मतलब ही अपने आप में लॉ मेकर होता है। लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है? लॉ मेकर, लॉ बनाने वाले। तो इंडिया में लॉ मेकिंग बॉडी मेनली 2 हैं। दोनों में क्या फर्क है मैं बताऊंगा, सुनते चलो। एक पार्लियामेंट, एक स्टेट लेजिस्लेचर। पहले मैं इसी के बारे में बात करता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहले हम यहां लिख देते हैं पार्लियामेंट, यहां लिख देते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट का क्या काम है? देखो, जो भी लॉ पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होते हैं, जो लॉ बनाए जाते हैं और पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होते हैं, वो वाले लॉ पार्लियामेंट बनाती है। पार्लियामेंट वो वाले लॉ बनाती है जो होल इंडिया पे एप्लीकेबल होते हैं, जो होल इंडिया पे एप्लीकेबल होते हैं। पार्लियामेंट वो वाले लॉ बनाती है जो होल इंडिया पे एप्लीकेबल होते हैं। और स्टेट लेजिस्लेचर वो वाले लॉ बनाती है जो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर वो वाले लॉ बनाती है जो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। इस स्टेट का लॉ अलग, दूसरी स्टेट का लॉ अलग, हमारी स्टेट का लॉ अलग, दूसरी स्टेट का लॉ अलग। तो ऐसे वाले लॉ स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है, और जो लॉ पूरे इंडिया पे लगते हैं वो कौन बनाती है? पार्लियामेंट बनाती है। वो वाले लॉ कौन बनाती है? पार्लियामेंट बनाती है। अच्छा, एग्जांपल लेके बात करते हैं। जो आप कंपनीज एक्ट पढ़ते हो, कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ रहे हो, कंपनीज एक्ट हो गया 2013, है ना? या इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इनकम टैक्स एक्ट हो गया, इनकम टैक्स एक्ट हो गया 1961 है वो। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कंपनी एक्ट हो गया, इनकम टैक्स एक्ट हो गया, बड़े सारे लॉ यार। फेमा हो गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट हो गया 1999, एटसेट्रा, बहुत सारे लॉ हैं। ये वो लॉ है जो पूरे इंडिया पे लग रहे हैं, मतलब ये हर स्टेट के अलग नहीं है, ये पूरे इंडिया के लिए यूनिफॉर्म है। तो मतलब मैं दिल्ली में बैठ के जो मैं कंपनी लॉ पढ़ रहा हूँ, वही बंदा मुंबई में बैठ के पढ़ रहा होगा, वही बंदा पंजाब में बैठ के पढ़ रहा होगा, सबके लिए कंपनी लॉ बराबर है। तो कोई कंपनी इधर बने या कोई कंपनी पंजाब में बने या कोई कंपनी मुंबई में बने, सारी कंपनियों को सेम कंपनी एक्ट फॉलो करना है, सेम इनकम टैक्स फॉलो करना है, सेम फेमा फॉलो करना है। तो हर जब जो लॉ पूरे इंडिया पे लगते हैं और पूरे इंडिया के लिए सेम है, वो लॉ बनाती है पार्लियामेंट।
और जो लॉ स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं वो वाले लॉ बनाती है स्टेट लेजिस्लेचर। इसका एग्जांपल ये इसके एग्जांपल थे। इसका एग्जांपल लेके अगर मैं बात करूं तो इसके एग्जांपल के अंदर आता है, आपको पता होगा, इसके एग्जांपल में आता है मोटर व्हीकल्स एक्ट। कभी नाम सुना है? जो ट्रैफिक पुलिस वाला रोड पे खड़े होकर चालान काटता है, जो ट्रैफिक पुलिस वाला रोड पे खड़े होकर आपके चालान काटता है, उसको हम बोलते हैं मोटर व्हीकल्स एक्ट। अच्छा, मोटर व्हीकल्स एक्ट हर स्टेट का अलग है, उसका लॉजिक है, तुम समझो। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, क्या हर जगह के स्टेट के लॉ, ट्रैफिक लॉ सेम है या अलग अलग है? अच्छा, दिल्ली में क्या होता है कि अगर आप रोड पे बाइक चला रहे हो तो आपको आगे वाले बाइक वाले को भी हेलमेट पहनना है, पीछे वाले को भी पहनना है। सिमिलरली अगर आप रोड पे कार चला रहे हो तो जिसने गाड़ी चला रहा है उसको भी सीट बेल्ट लगानी है, बराबर वाले को भी सीट बेल्ट लगानी है। लेकिन बहुत सारी स्टेट ऐसी हैं, बहुत सारी स्टेट ऐसी हैं जहां पे जिसके अंदर सिर्फ अगर बाइक चला रहा है तो सिर्फ आगे वाले को हेलमेट पहनना है, पीछे वाले को नहीं पहनना। बहुत सारी स्टेट ऐसी भी है जहां पे अगर कोई बंदा गाड़ी चला रहा है तो सिर्फ जो चला रहा है उसको सीट बेल्ट लगानी है, बराबर वाले को नहीं लगानी। इसका मतलब ये उनके अपने अपने मोटर व्हीकल्स एक्ट हैं, तो अपने अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग, और उसी के अकॉर्डिंग चालान काटा जाता है। और हर स्टेट का मोटर व्हीकल्स एक्ट अलग है, तो दिल्ली का अलग है, यूपी का अलग है, पंजाब का अलग है। तो ये स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। ऐसे लॉ कौन बनाती है? स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है। ऐसे लॉ कौन बनाती है? स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है। ये एग्जाम्पल 2 ले लूं तो वैट। अच्छा, बच्चा बोलेगा सर वैट तो अबॉलिश हो गया, जीएसटी आ गया। आपको पता होगा बेटा वैट टोटली अबॉलिश नहीं हुआ। पेट्रोल वगैरह पे आज भी वैट ही लगता है। आपको पता होगा ना, पेट्रोल को उन्होंने जीएसटी के दायरे में कवर नहीं करा, पेट्रोल पे आज भी क्या लगता है? वैट लगता है। तो वैट का जो लॉ है, वैट का जो लॉ है, वैल्यू एडेड टैक्स जो पहले होता था उसको रिप्लेस करके, आपको पता होगा पहले वैट होता था, सर्विस टैक्स होता था, एक्साइज होता था, इनको रिप्लेस करके जीएसटी आया था। एक्साइज मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था, जो वैट होता था वो फाइनल प्रोडक्ट के गुड्स को बेचने पे लगता था, और सर्विस टैक्स सर्विसेज पे लगता था। तो अब क्या हो गया? एक्साइज अबॉलिश हो चुका है, सर्विस टैक्स भी अबॉलिश हो चुका है, वैट भी अबॉलिश हो चुका है। लेकिन वैट को भी कंप्लीटली अबॉलिश नहीं करा है, वैट अभी भी उसकी कुछ सांसें चल रही हैं, थोड़ा बहुत जिंदा है। पेट्रोल वगैरह पे वही लगता है, वैट ही लगता है। तो ये भी स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, हर स्टेट का अपना लॉ है। तो ऐसे जो लॉ हैं जो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं उन्हें कौन बनाती है? स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है। कैसे बनाते हैं? इनके भी हाउसेज होते हैं, पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, लोकसभा राज्यसभा। स्टेट लेजिस्लेचर के भी 2 हाउस होते हैं, विधानसभा विधान परिषद। उसके बारे में मैं बात करूंगा आगे। तो बेटा अब सीधी सी बात यह है कि मैंने तुम्हें समझा दिया कि पहली बात तो सबसे पहला काम तो क्या कि हमारे इंडिया में लॉ बनाती कौन है? लॉ मेकिंग बॉडीज। और लॉ मेकिंग बॉडी कौन है? पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। अब आज बात करते हैं जी लॉ को इंप्लीमेंट कौन करवाती है। तो जी लॉ को इंप्लीमेंट करवाती है एग्जीक्यूटिव्स, इसी को हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। इसमें कौन आता है? इसमें आती है गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, है ना। अच्छा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, डिपार्टमेंट में दिल्ली पुलिस वगैरह हो गया, ध्यान से सुनते चलो, है ना। मिनिस्ट्रीज हो गई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एटसेट्रा, ये सब इसमें आते हैं। इसका मतलब पार्लियामेंट लॉ बनाती नहीं है, पार्लियामेंट लॉ चलाती है। तो सॉरी, गवर्नमेंट लॉ बनाती नहीं है, गवर्नमेंट लॉ चलाती है। इनका काम क्या है? लॉ को इंप्लीमेंट करवाना, एग्जीक्यूट करवाना। एग्जीक्यूटिव बना एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट मींस परफॉर्म करना, इंप्लीमेंट करवाना, तो इनका काम है। अच्छा एक बात बताओ, पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, पार्लियामेंट ने मान लो कंपनी एक्ट बनाया, तो उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है वो बताती है सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। इसका मतलब पार्लियामेंट लॉ बना रही है, उसको इंप्लीमेंट कैसे करवाना है, कब से इफेक्टिव करवा, जैसे आज कोई लॉ बना तो वो इफेक्टिव कब से होगा, कैसे कैसे फॉलो करना है, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। अच्छा, इसलिए यहीं पे लिख भी लो, जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है ना, जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है, पार्लियामेंट के लॉज को इंप्लीमेंट, पार्लियामेंट के जो लॉ होते हैं इन्हें इंप्लीमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है, सीजी, शॉर्ट में लिख रहा हूं सीजी। और जो स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ होते हैं इनको इंप्लीमेंट स्टेट गवर्नमेंट कराती है। इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना नहीं रही, लॉ चला रही है। हम पार्लियामेंट ने लॉ बनाकर छोड़ दिया, अब वो एप्लीकेबल कब से होगा, किस तरीके से होगा, वो सब कौन बताती है? सरकार बताती है। अच्छा, तो इसलिए ना, अच्छा बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि सर एक बात बताओ, पार्लियामेंट में भी तो सरकार के लोग ही बैठे हैं। एक चीज समझो, जब मैं बोल रहा हूं सरकार, तो सरकार का मतलब है लीडिंग सरकार। मान लो अगर बीजेपी की सरकार चल रही है तो वो सरकार है, मान लो कांग्रेस की सरकार चल रही है तो वो भी सरकार है। तो जब मैं गवर्नमेंट बोलूं तो गवर्नमेंट में दोनों आ गई, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और वो भी वो वाली गवर्नमेंट जो इस टाइम जीती हुई है। लेकिन जब मैं पार्लियामेंट बोलूं तो पार्लियामेंट में दोनों लोग बैठे होते हैं, जो जीती हुई सरकार है वो भी, और ऑपोजिशन के लोग भी। अच्छा, पार्लियामेंट में क्या खाली बीजेपी वाले बैठते हैं? कांग्रेस वाले भी होते हैं, कांग्रेस वाले भी होते हैं, वहां तो ऑपोजिशन की पार्टी भी होती है ना, दोनों होती है।
इसका मतलब लेकिन जब उसे इंप्लीमेंट करवाने की बारी आएगी तो इंप्लीमेंट करवाते वक्त खाली सरकार इंप्लीमेंट करवाएगी, मतलब जो रनिंग की सरकार होगी वो इंप्लीमेंट करवाएगी उसको, दूसरी सरकार इंप्लीमेंट नहीं करवाएगी। लेकिन बनाते वक्त तो दोनों होंगे ना, क्योंकि बहुत सारे लोग ना मिथ खेलते हैं सर पार्लियामेंट और गवर्नमेंट एक ही तो है। नहीं, पार्लियामेंट में अपोजिशन भी होती है, पार्लियामेंट में सरकार जो जीती हुई है वो भी होती है और अपोजिशन भी होती है, लेकिन लॉ जो इंप्लीमेंट करवाती है वो सरकार करवाती है जो जीती हुई सरकार है, तो दोनों में फर्क है। तो लेते कि हमने समझने वाली चीज क्या है कि पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, उसको इंप्लीमेंट किसने करवाया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। स्टेट लेजिस्लेशन लॉ बनाया, उसे इंप्लीमेंट किसने कराया? स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा एक बात बताओ, जब मैंने बोला गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इसमें आते हैं, अच्छा तो इसका मतलब जो ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, ट्रैफिक पुलिस हो गया, या नॉर्मल पुलिस हो गया, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये डिपार्टमेंट्स हैं एटसेट्रा, ये सब क्या है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं। अच्छा एक बात बताओ, ट्रैफिक पुलिस वाले ने आपका देखो लॉ बनाया स्टेट लेजिस्लेचर ने, लेकिन उसको इंप्लीमेंट कौन करवाती है? गवर्नमेंट। तो ट्रैफिक पुलिस वाला आपका चालान काटता है, आपने मान लो रेड लाइट जंप करी है, आपने रेड लाइट जंप करी है, तो ट्रैफिक पुलिस वाले ने आपका चालान काट दिया। अच्छा ट्रैफिक पुलिस वाले ने आपका चालान काट दिया क्योंकि आपने रेड लाइट जंप करी थी, तो मेरे को एक लॉजिकली एक बात बताओ, अगर ट्रैफिक पुलिस ने आपका चालान काटा, आपने रेड लाइट जंप करी थी, तो सोचने वाली चीज ये है कि उसने लॉ बनाया था क्या? लॉ उसने नहीं बनाया था, वो तो उस बने बनाए लॉ को इंप्लीमेंट करवाकर आपका चालान काट रहा है। लॉ तो स्टेट लेजिस्लेचर बना चुकी है, मैंने बताया ना, हर देखो मोटर व्हीकल्स एक्ट ट्रैफिक पुलिस वाले ने नहीं बनाया, वो तो स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया है, लेकिन उसके फॉलो करके इंप्लीमेंट करवाकर चलान कौन काट रहा है? आपका ट्रैफिक पुलिस वाला। तो हमारे साथ क्या होता है कि अच्छा अब मैं तुम्हें एक बात समझ आएगी, अब तुम्हारे को मेरी बात घुस जाएगी दिमाग में। हम लोग ना इंडिया में कुछ भी गलत होता है ना, कोई भी गलत लॉ बनता है, तो हम लोग पता है क्या करते हैं? हम सरकार को बोलते हैं सरकार ने ये कर दिया, सरकार ने वो कर दिया, सरकार ने गलत लॉ बना दिया। एक्चुअल में क्या होता है, जो दिखता है ना वही गाली खाता है। सच्चाई है कि जो दिखता है वो गाली खाता है। अच्छा एक बात सुनना ध्यान से, जब ट्रैफिक पुलिस वाले ने आपका चालान काटा, तो अब सारे रास्ते आप देखो, ट्रैफिक पुलिस वाले ने चालान लॉ फॉलो करके काटा है, ट्रैफिक पुलिस वाले ने आपका जो चालान काटा होगा एज पर मोटर व्हीकल्स एक्ट काटा होगा, और मोटर व्हीकल्स एक्ट तो उस ट्रैफिक पुलिस वाले ने नहीं बनाया था, स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया था। लेकिन आपको थोड़ी पता है कि स्टेट लेजिस्लेचर में कौन बैठा कौन नहीं बैठा, किन्होंने बनाया। आप उनको नहीं गाली दोगे, आप उसको गाली दोगे जिसने आपका चालान काटा है। आप उस पुलिस वाले को गाली देते देते घर में आओगे कि उस साले ने मेरा चालान काट दिया, क्योंकि आपको दिख वो रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो लॉ उसने नहीं बनाया, वो तो उसे इंप्लीमेंट करवा रहा था, बनाने वाला काम ये था। सिमिलरली सिमिलरली अच्छा एक बात बताओ, सिमिलरली अगर कोई पार्लियामेंट ने लॉ बनाया और वो लॉ गलत है, अच्छा उसको इंप्लीमेंट कौन करवाती है? सरकार करवाती है। अब जब सरकार इंप्लीमेंट करवा दी कि इस डेट से लागू होगा ये वाला लॉ, तो वो बनाया सरकार ने नहीं था, बनाया किसने था? पार्लियामेंट ने। और पार्लियामेंट में तो दोनों पार्टियां बैठी हुई थी, अपोजिशन की पार्टी भी थी। लेकिन गाली कौन खाती है? लीडिंग सरकार खाती है कि साली सरकार चोर है, गलत सरकार आई है। हम बोल देते हैं ना कई बार कि गलत सरकार आई है, गलत लॉ बना दिया, लोगों को परेशान करके रखा है, लेकिन एक्चुअल में सच्चाई तो ये है कि सरकार ने तो लॉ बनाया ही नहीं। और जिस टाइम उन्होंने लॉ बनाया, अच्छा और आपको भड़काते कौन है? अपोजिशन पार्टी के लोग। मान लो अगर बीजेपी ने गलत लॉ बनाया है तो आपको कांग्रेस वाले भड़काएंगे, और कांग्रेस वालों का गलत लॉ है तो बीजेपी वाले भड़काएंगे। लेकिन सोचने वाली चीज है, पार्लियामेंट में तो दोनों बैठे थे पार्लियामेंट में दोनों बैठे थे। हाँ वो अलग बात है कि जब उसको इम्प्लीमेंट, देखो पार्लियामेंट में कांग्रेस वाले भी होंगे बीजेपी वाले भी होंगे, लेकिन जब इंप्लीमेंट करने की बारी आएगी तो वो लीडिंग सरकार कराती है। तो मान लो अगर बीजेपी लीडिंग सरकार पे चल रही है तो बीजेपी करवाएगी, तो गालियां कौन खाएगी? अगर उस लॉ में कोई भी कमी होगी तो गालियां कौन खाएगी? बीजेपी खाएगी। सिमिलरली अगर मान लो कांग्रेस लीडिंग सरकार है और उस टाइम पे ऑपोजिशन पार्लियामेंट में दोनों बैठे थे, अब वो लॉ बन गया, अब उसे कांग्रेस इंप्लीमेंट करवा रही है और उस लॉ में कोई कमी हो तो कांग्रेस गाली खाएगी। तो ले दे के समझने वाली चीज ये है कि जो दिखता है वो गाली खाता है, जो दिखता है वो गाली खाता है। इसका सीधी सी भाषा में बात यह है कि लॉ बनाती कौन है? पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर, लेकिन उनको इंप्लीमेंट कौन करवाते हैं? एग्जीक्यूटिव। तो आज के बाद तुमसे कोई पूछे कि सरकार लॉ बनाती है, तो सरकार लॉ बनाती नहीं है, सरकार लॉ चलवाती है। आगे से लोगों का मुंह बंद करा दो, वो एग्जीक्यूटिव हैं, वो लॉ बनाते नहीं है, वो लॉ को इंप्लीमेंट करवाते हैं। लॉ बनाने का काम किसका है? सरकार का। लॉ बनाने का काम किसका है? सरकार का। सॉरी, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर। इंप्लीमेंट करवाने का काम किसका है? ये एग्जीक्यूटिव का। अब आते हैं जुडिशियल बॉडीज। तो जुडिशियल बॉडीज में कौन आते हैं? कोर्ट्स, है ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स। सबसे ऊपर आपको पता है पूरे इंडिया में एक ही सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके नीचे हाई कोर्ट्स होते हैं, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं। अच्छा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं और पैरेलल पे सेशन कोर्ट्स भी होते हैं। कौन से होते हैं? सेशन कोर्ट्स, सेशन कोर्ट्स। अच्छा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर सिविल केसेस जाते हैं,
और सेशन कोर्ट्स में क्रिमिनल केसेस जाते हैं। अब ये सिविल केसेस क्या होते हैं, क्रिमिनल केसेस क्या होते हैं भी आगे बताऊंगा। वैसे तुम्हें इतना समझ आता होगा, सिविल केसेस मतलब छोटे मोटे केस, मतलब इन द सेंस कि जिसमें कोई बहुत खतरे वाली चीज नहीं है। क्रिमिनल केस मीन्स बड़े केस, जैसे एग्जांपल आपने किसी का मर्डर करा तो वो क्रिमिनल केस है। मान लो आपने किसी से नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट करा था कमर्शियल, सामने वाले ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो वो सिविल केस है। आपने किसी से शर्ट्स मंगवाई थी, उसने शर्ट सप्लाई नहीं करी तो वो सिविल केस होगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो क्रिमिनल केस नहीं होगा। लेकिन आपने किसी का मर्डर कर दिया, आपने किसी का रेप कर दिया, आपने किसी के ऊपर अटैक करा तो वो क्रिमिनल केस होगा। तो अगर क्रिमिनल केस होगा तो सेशन कोर्ट में जाएगा, नॉर्मल सिविल केस होगा तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा। दोनों पैरेलल लेवल पे होते हैं। आप जैसे दिल्ली में कड़कड़ुमा कोर्ट है, तो कड़कड़ुमा कोर्ट है, या दिल्ली के अंदर तीसियारी कोर्ट है, तो उस तीसियारी कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसी के अंदर ना कई रूम है जो सेशन कोर्ट के, और कई रूम ऐसे हैं। आपको पता है जो तुम पिक्चरों में देखते हो कि एक बड़ा सा कोर्ट है, कटघड़ा बना हुआ है, दो तरफ दोनों लोग आए थे, सामने जज बैठा होता है, ऐसा रियल लाइफ में कोर्ट नहीं होता। मतलब होता है, कटघड़ा बना होता है, दो तरफ लोग होते हैं, लेकिन ना उसमें क्या होता है, जैसे आप बाहर से बिल्डिंग देख रहे हो ना, वो इतना बड़ा कोर्ट नहीं होता। एक कोर्ट के अंदर अगर 200 रूम है ना, मान लो जैसे हम दिल्ली के अंदर अगर बात करूँ, पीसीआरई कोर्ट है या कड़कड़ुमा कोर्ट है, उस इतना बड़े कोर्ट में 200 रूम है, तो आप समझो कि वो 200 रूम 200 कोर्ट है। एग्जाम्पल लेके बात कर रहा हूँ, अगर उसमें 200 रूम है तो वो 200 कोर्ट है, हर रूम में एक जज है जो अपने अपने मैटर देख रहा है। तो उसमें क्या होता है, उसी में कुछ कोर्ट्स उसी पीसीआरई कोर्ट के अंदर ही कुछ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और कुछ सेशन कोर्ट है। कुछ जजेस क्रिमिनल केस देख रहे हैं, कुछ सिविल देख रहे हैं। जो क्रिमिनल देख रहे हैं वो सेशन कोर्ट होगा, जो सिविल देख रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए। अगर आप इनसे सेटिस्फाइड नहीं हो तो अपील कहाँ होती है, हाई कोर्ट में। अगर आप अगेन सेटिस्फाइड नहीं तो अपील कहाँ होती है, सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट पूरे इंडिया का एक होता है, हाई कोर्ट हर स्टेट का एक होता है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेशन कोर्ट हर स्टेट में जनरली स्टेट वाइज होते हैं। किसी किसी स्टेट में 5 होते हैं, किसी में 6, किसी में 7, इस तरीके की कोडिंग होती है। अच्छा, तो ये बात हो गई। तो इसका ना ये इनका काम क्या है, जो लॉ बना है, अगर मान लो किसी ने कुछ गलत करा, मान लो किसी के ऊपर रेप का केस है, तो रेप से रिलेटेड लॉ किसने बनाया होगा, पार्लियामेंट ने, है ना। उसको एग्जीक्यूट कौन करवा रही होगी, गवर्नमेंट। उस लॉ के बेस पे तो पुलिस वाला अरेस्ट करके लाया होगा, तो एग्जीक्यूट किसने कराया, गवर्नमेंट ने। लेकिन अब उसके बेस पे जजमेंट कौन देगा, कोर्ट देगा। तो तीनों साथ साथ चलते हैं। इसका मान लो किसी ने मर्डर करा, तो मर्डर के ऊपर कौन सा लॉ लगेगा, वो हम यहाँ से देखेंगे, पार्लियामेंट ने बनाया। अच्छा, अब उस बंदे ने मर्डर करा, उसको अरेस्ट करना, तो अरेस्ट कौन करेगी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पुलिस करेगी। तो वो कौन है, एग्जीक्यूटिव। वो उस लॉ के बेस पे उसे अरेस्ट कर रही है। और एक बार जब उसे अरेस्ट करके वो कहाँ लेके जा रही है, कोर्ट। अब कोर्ट क्या करेगा, उसी लॉ को पढ़ के क्या देगा, जजमेंट देगा। तो इस तरीके से काम चलता है। तो सारे साथ साथ ये लोग काम करते हैं। तो आज के तुमसे कोई बोले कि सरकार लॉ बनाती है, बेटा सरकार लॉ नहीं बनाती है, सरकार लॉ चलाती है। बनाने वाली बॉडी ये दो है, और एक जुडिशियल बॉडीज हो गई, एक एग्जीक्यूटिव्स हो गए, है ना। अब मैं तुम्हारे को ये पता लग गया कि कौन सा लॉ है, कौन इंप्लीमेंट। अच्छा, और जो पार्लियामेंट लॉ बनाती है उसको इंप्लीमेंट करवाने का काम किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का। स्टेट लेजिस्लेचर जो लॉ बनाते हैं उसको इंप्लीमेंट करवाने का काम किसका होता है, स्टेट गवर्नमेंट का। अब मैं बात करूंगा कि पार्लियामेंट लॉ बनाती कैसे है और स्टेट लेजिस्लेचर लॉ कैसे बनाती है, फिर हम बात करेंगे लॉ होता क्या है। अब मैं बनाने की बात कर रहा हूँ, पहले मैंने लीगल सिस्टम समझा दिया। अब हम ये देखेंगे पार्लियामेंट लॉ कैसे बनाती है, स्टेट लेजिस्लेचर कैसे लॉ बनाती है, फिर हम लीगल सिस्टम के बारे में फिर हम लॉ क्या होता है तब पढ़ेंगे। अभी तक मैंने तुम्हें ये नहीं समझा लॉ होता क्या है, मैंने तुम्हें ये बता दिया कि लॉ बनाता कौन है, और अब मैं बात करूंगा कैसे बनता है, और अब इसके बाद बात करेंगे लॉ होता क्या है। ठीक है, अब समझाता हूँ तुम्हारे को। तो अब हम बात करते हैं गाइस, पार्लियामेंट कैसे लॉ बनाती है और स्टेट लेजिस्लेचर कैसे लॉ बनाती है। देखो, आपको पता है, पहले हम पार्लियामेंट के लॉ की बात करते हैं। पार्लियामेंट का लॉ बनाने का प्रोसेस कैसा होता है, लॉ मेकिंग प्रोसेस। फिर हम बात करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर का लॉ मेकिंग प्रोसेस कैसा होता है। प्रोसेस कैसा होता है, देखो, अगर मैं आपसे बात करूं पार्लियामेंट के लॉ मेकिंग प्रोसेस में, तो कोई भी एक्ट, देखो आपने सुना होगा ना, जैसे कंपनीज एक्ट है, मैंने तुम्हें बताया कि पार्लियामेंट के लॉ में कंपनी एक्ट आ रहा है, इनकम टैक्स एक्ट आ रहा है, फेमा आ रहा है, बड़े सारे लॉ आ रहे हैं जो भी पूरे इंडिया में लगते हैं, वो पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉ हैं। और एक्ट का मतलब भी अपने आप में लॉ होता है। तो हालांकि एक्ट अपने आप में कंप्लीट लॉ नहीं होता, एक्ट के साथ रूल्स, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन सब जोड़ दोगे तब कंप्लीट लॉ बनता है। वो रूल सर्कुलर क्या होता है सब आगे बात करेंगे। पहले हम बात कर रहे हैं एक्ट की, क्योंकि मेन एक्ट ही होता है। तो एक्ट बनता कैसे है, जरा मैं उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। देखो, कोई भी एक्ट बनने से पहले ना, जैसे हम बात कर रहे हैं कंपनी एक्ट 2013, तो कोई भी एक्ट बनने से पहले ना बिल होता है। क्या होता है, बिल। बिल का मतलब होता है ड्राफ्ट लॉ। बिल का मतलब क्या होता है, ड्राफ्ट लॉ। कि एक ड्राफ्ट लॉ का रेडी किया जाता है, एक लॉ बनाया जाता है ड्राफ्ट में। ड्राफ्ट में रेडी किया जाता है कि पहले इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या कमियां, क्या क्या नहीं, एक ड्राफ्ट लॉ रेडी किया जाता है। उस बिल को बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से पास कराया जाता है। उस बिल को
उस बिल को बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से पास कराया जाता है, पार्लियामेंट से पास कराया जाता है। और वो बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट कौन कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा। आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो एक बार वो बिल लोकसभा से पास हो गया, देन राज्यसभा से पास कराया जाएगा। एक बार वो बिल राज्यसभा से भी पास हो गया, देन उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी असेंट देंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या देंगे? अपनी असेंट देंगे उस बिल के ऊपर। असेंट का मतलब होता है कंसेंट, सहमति, साइन करना। असेंट का मतलब क्या होता है? कंसेंट, सहमति, साइन करना। इसके बाद देन दैट बिल बिकम्स एक्ट, देन दैट बिल बिकम्स एक्ट। उसके बाद वो बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। तो इसका मतलब बात खत्म हो गई जी, बात खत्म हो गई। कोई भी एक्ट बनने से पहले बिल होता है। बिल का मतलब होता है ड्राफ्ट लॉ। देन उस बिल को बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास कराया जाता है, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। एक बार वो बिल लोकसभा से पास हो गया, देन राज्यसभा से पास कराया जाएगा। राज्यसभा से पास हो गया, देन प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन कर देंगे। उसके बाद वो बिल एक्ट बन जाएगा। उसके बाद वो बिल क्या बन जाएगा? एक्ट। और जैसे वो एक्ट बन गया मतलब वो लॉ रेडी हो गया। लॉ क्या हो गया? रेडी। अब एक क्वेश्चन, सर लॉ बन तो गया, लॉ बन तो गया, अब क्वेश्चन ये कि सर ये इफेक्टिव कब से होगा? अच्छा एक बात बताओ, मैंने आज नया लॉ बनाया, मान लो जीएसटी आया, क्या वो सेम डे से एप्लीकेबल हो जाएगा? ये लोगों को थोड़ा टाइम दिया जाता होगा फॉलो करने के लिए? ये जिस दिन बनाया सेम डे रेडी हो जाता होगा? नहीं, टाइम दिया जाता है। तो क्या होता है कि अगर उनको लगता है कि इंस्टेंटली रेडी हो सकता है और इंस्टेंटली अप्लाई किया जा सकता है तो इंस्टेंटली अप्लाई होता है। अदरवाइज थोड़ा टाइम दिया जाता है। जैसे पता है क्या होता है, मैं बताता हूँ प्रैक्टिकली कैसे होता है। जब भी कोई लॉ बनता है ना, तो उसको ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया में पब्लिश किया जाता है। उसे कहां पब्लिश किया जाता है? ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया में पब्लिश किया जाता है। अब ये ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया क्या है? एक भारत सरकार की एक वेबसाइट है, egazette.nic.in। भारत सरकार की एक वेबसाइट है egazette.nic.in। जो भी नया लॉ बनता है उसको इस वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। जो भी नया लॉ बनता है उसे इस वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। तो हम जैसे वो इस वेबसाइट पर अपलोड होता है, हम उसे बोलते हैं कि उसे ऑफिशियल गजट में पब्लिश कर दिया गया। मैं तुम्हें वेबसाइट दिखा भी देता हूं कैसी है, ये लो देखो। हम्म हम्म egazette.nic.in। खुल जा भाई, वेबसाइट क्यों हैंग हो रही है? अटैच्ड एंड सबऑर्डिनेट offices are requested to register their organization through e-publish options। मगर ये ऊपर नीचे क्यों नहीं हो रहा है? वेबसाइट क्यों अटक रही है इनकी? और कुछ हो रहा है? वैसे स्क्रीन ओके है, इनकी वेबसाइट ही नहीं चल रही। क्या हो गया? वेबसाइट क्यों नहीं चल रही इनकी? हम्म, ये पता नहीं कौन सा प्रमोशन कर रहे हैं। मेन वेबसाइट खुल नहीं रही इनकी। जो मेन वेबसाइट है, ये तो आजादी का इन्होंने कुछ वो कर रखा है। वेबसाइट ऊपर नीचे नहीं हो रहा गाइस, वो पेज ही नहीं ऊपर नीचे हो रहा जो मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा था। तो ये वेबसाइट है। वैसे वैसे कोई भी नया लॉ बनता था इस वेबसाइट पे आके अपलोड होता है, egazette.nic.in। वो वेबसाइट ही नहीं अपलोड हो रही है। व्यू गजट्स अगर यहाँ देखें तो शायद दिख जाए, पता नहीं कुछ और दिखा रहा है। नहीं, उसी वेबसाइट पे आता है मेन। ठीक है, यहाँ तो डेट से आप यहाँ तो आप डेट वाइज सर्च करोगे, अगर डेट वाइज अगर आपको डेट पता है तो। मगर डायरेक्टली अगर आपको कोई भी नया लॉ बना है और वो कब आया कब नहीं आया, तो वो इधर से पता लगेगा। ये तो इधर ना वो स्किप का ऑप्शन भी नहीं दिखा रहा, और पता नहीं क्या हो रहा है कि वो आ नहीं रहा। क्या रीजन है मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये वेबसाइट खुल क्यों नहीं रही है आज। ये देखो, जब मैं जा रहा हूँ तो यहाँ खोल देता है। पर इतनी प्रमोशन इतनी किस बात की, पता नहीं। चलो,
मतलब लेते कि मैं अगर वैसे बता रहा हूँ, इस वेबसाइट पे जो भी नया लॉ बनता है वो इस वेबसाइट पे आता है। तो अब होता क्या है, पहले ध्यान से सुनना प्रोसेस को, कि कोई भी जब नया लॉ बनता है तो उसे इस वेबसाइट पे अपलोड किया जाता है। और अपलोड करने के बाद क्या होता है, सुनते चलना। मान लो कोई लॉ, मान लो किसी लॉ को, किसी भी लॉ को प्रेसिडेंट ने असेंट दी है, प्रेसिडेंट ने असेंट दी है, मान लेते हैं किसी लॉ को 30/9/2021 को, मान लो किसी लॉ को प्रेसिडेंट ने असेंट दी है 30/9/2021 को, और मान लो इसे सेम डे पब्लिश भी कर दिया गया गैजेट में, सेम डे पब्लिश भी कर दिया गया ऑफिशियल गजट के अंदर, पब्लिश कर दिया गया ऑफिशियल गजट में, मान लेते हैं कि इसे सेम डे पब्लिश भी कर दिया गया ऑफिशियल गजट में। अब क्या होता है कि जब हम पब्लिश करते हैं तो पब्लिश करने के बाद ना एक डेट बताई जाती है कि ये लॉ इस डेट से इफेक्टिव होगा। अगर कोई डेट बताई है तो उस डेट से इफेक्टिव होगा, अगर कोई डेट नहीं बताई तो जिस दिन पब्लिश किया गया था उसी डेट से इफेक्टिव होगा। तो जैसे मान लेते हैं, मान लो हमने ये पब्लिश तो किया ऑफिशियल गजट में 30/9/2021 को, लेकिन हमने इसके अंदर एक डेट बताई है कि भाई ये लॉ 1/1/2022 से इफेक्टिव होगा। अगर हमने कुछ ऐसा बताया है तो वो लॉ उस डेट से इफेक्टिव होगा। अगर कोई डेट नहीं बताई गई है तो जिस दिन वो पब्लिश किया गया था उसी डेट से इफेक्टिव होगा। तो चलो फटाफट लॉ कैसे बनता है सम अप करें। कोई भी लॉ बनने से पहले बिल होगा, देन उसको बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास कराया जाएगा, लोकसभा राज्यसभा, देन प्रेसिडेंट उसके ऊपर में साइन कर देंगे, देन दैट बिल बिकम्स एक्ट। उसके बाद वो लॉ अभी तक इफेक्टिव नहीं हुआ है, अभी उसे ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया पब्लिश किया जाएगा, और पब्लिश करने के बाद उसके अंदर एक डेट बताई जाएगी कि ये लॉ इस डेट से इफेक्टिव होगा। अगर कोई डेट बताई है तो वो लॉ उस डेट से इफेक्टिव होगा, अगर कोई डेट नहीं बताई है तो जिस दिन पब्लिश किया गया था उसी डेट से इफेक्टिव होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है बच्चे के दिमाग में, मैंने तो बताया कि ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया में होगा। ऐसा इसे ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया क्या है ये? जैसे जस्ट लाइक स्कूल में एक नोटिस बोर्ड होता था, स्कूल में एक नोटिस बोर्ड होता था ना, उसका काम क्या होता था कि कल को अगर कोई छुट्टी है या कोई भी अनाउंसमेंट स्कूल वालों को करनी है तो वो उस नोटिस बोर्ड पे पब्लिश कर देते थे, और पूरे स्कूल को इन्फॉर्म हो जाता था जब वो नोटिस बोर्ड पे वो चीज आती थी कि भाई कल टुमारो इज योर हॉलीडे या कुछ भी है। फिर जमाना बदल गया धीरे धीरे, आजकल तो व्हाट्सएप से या नॉर्मल मैसेज आ जाते हैं बच्चों के फोन पे, बच्चों के पेरेंट्स के फोन पे, स्कूल में कोई भी अपकमिंग इवेंट होने वाला होता है तो। लेकिन पहले ऐसा क्या होता था, सारा खेल नोटिस बोर्ड से होता था, नोटिस बोर्ड पे वो जो भी अनाउंसमेंट होती थी पब्लिश कर देते थे, पूरे स्कूल में इन्फॉर्म हो जाती थी। सिमिलरली अगर कोई नया लॉ बना है तो उस नए लॉ को पूरे गांव, पूरे पूरे देश के अंदर, शहर के अंदर बताना तो पड़ेगा ना लोगों को। तो इसलिए उसको कहाँ पब्लिश करते हैं, ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया में, ताकि पूरी कंट्री को इन्फॉर्म हो जाए कि नया लॉ आया है। अच्छा, आपको पता है ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया को हिंदी में बोलते हैं भारत का राजपत्र। हिंदी में क्या बोलते हैं? भारत का राजपत्र। तो इसको भारत का राजपत्र क्यों बोलते हैं, मैं इसका लॉजिक बताता हूं, इसका लॉजिक बताता हूं। आपको पता है क्या है? पुराने जमाने में जब राजा महाराजाओं का टाइम होता था, राजा महाराजाओं का टाइम होता था, तो आपको पता है राजा को चुनती कौन है? प्रजा। अच्छा, और राजा के जो सेवक होते हैं, मतलब होता क्या था, राजा को चुनती प्रजा। तो राजा जो भी लॉ बनाता था, राजा जो भी नया लॉ बनाता था अपने एरिया के लिए, तो उस लॉ को पूरे गांव में डिस्ट्रीब्यूट कराया जाता था। उस टाइम पे इंटरनेट वगैरह तो होता नहीं था, तो उस लॉ को पूरे गांव में डिस्ट्रीब्यूट कराया जाता था, और ये कहा जाता था कि राजा का राजपत्र आ गया। क्या कहा जाता था? कि राजा का राजपत्र आ गया। अच्छा, आज की डेट में राजा कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट वगैरह, ये लोग जो लॉ बना रहे हैं। अच्छा, इनको भी चुना किसने? अच्छा, सरकार को भी चुनती कौन है? प्रजा। अच्छा, जब एक बार लॉ बनता है तो उस टाइम जब पूरे गांव, उस टाइम इंटरनेट तो होता नहीं था, तो पूरे गांव में जब डिस्ट्रीब्यूट कराते थे लॉ को तो क्या बोलते हैं? राजा का राजपत्र आ गया। आज के डेट में पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में है, तो अब जब लॉ बनता है तो उसे बोलते हैं भारत का राजपत्र आ गया। तो उस टाइम जो राजा था वो आज भारत है, और वही उसको, भारत को मतलब सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्लियामेंट वगैरह को। और अभी ये लॉ बनाती है तो हम ये बोलते हैं कि भारत का राजपत्र आ गया। तो इस सेंस में इसको बोलते हैं। और पुराने जमाने में जब लॉ होते थे वो तो आपको पता है कि एनिमल्स की स्किन काट कर लिखे जाते थे, पत्थर पे लिखे जाते थे। इसीलिए कुछ लोग, तुमने देखा होगा ना, डायलॉग मारते हैं, मेरी जुबान पत्थर की लकीर है। वो इसीलिए मारते हैं कि पुराने जमाने में जब लॉ एक बार पत्थर पे लिख दिया था तो उसके मिटाया नहीं जाता था। तो उन्हीं चीजों से उठा उठा कर इन्होंने नाम बदले हैं और ये ऐसे करा है। तो अब आपको समझ आ गया कि पार्लियामेंट का लॉ कैसे बनता है। अब हम बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर का लॉ कैसे बनता है। अच्छा, स्टेट लेजिस्लेचर का अगर लॉ बनाना है तो यहाँ पे जो लॉ बनता है, सबसे पहले यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होता है। लॉ बनने से पहले बिल होता है, बिल का मतलब वही ड्राफ्ट लॉ, बिल का मतलब क्या है? वही ड्राफ्ट लॉ। देन उस बिल को बोथ द हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर से पास कराया जाता है, बोथ द हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट नहीं, बोथ द हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर से पास कराया जाता है। और स्टेट लेजिस्लेचर के दो हाउस कौन से हैं? विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा एंड विधान परिषद। एक बार वो बिल विधानसभा और विधान परिषद से पास हो गया,
देन उसके बाद उसको गवर्नर ऑफ स्टेट असेंट देंगे। कौन देंगे? गवर्नर ऑफ स्टेट असेंट देंगे। जैसे इंडिया के लिए प्रेसिडेंट है, तो हर स्टेट के लिए जो लॉ बनते हैं उनके हर स्टेट के ऊपर एक हेड होता है गवर्नर, तो गवर्नर ऑफ स्टेट असेंट देंगे। देन दैट बिल बिकम्स एक्ट। उसके बाद वो बिल क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। देन दैट बिल बिकम्स एक्ट। तो बिल एक्ट बन गया, वही सेम प्रोसेस चल रहा है। और एक बार वो बिल एक्ट बन गया, उसके बाद क्या होगा? उसे ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश नहीं किया जाएगा, उसे ऑफिशियल गजेट ऑफ स्टेट में पब्लिश किया जाएगा। उसे कहां पब्लिश किया जाएगा? ऑफिशियल गजेट ऑफ स्टेट में पब्लिश किया जाएगा। हर स्टेट का अपना गजेट होता है, दिल्ली का अलग गजेट है, पंजाब का अलग गजेट है, तो उसको उस स्टेट में के पब्लिक गजेट में पब्लिश किया जाता है। तो इसके लिए समझ आ गई आपको बात। सबसे पहले अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाएगी, तो कोई भी लॉ बनने से, एक्ट बनने से पहले बिल होगा, उस बिल को बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास कराया जाएगा, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा। एक मिनट रुको गाइस, एक मिनट रुको, एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी गाइस, एक्चुअल में वो इस लैपटॉप का चार्जर खत्म हो गया था, वो चार्जिंग खत्म हो गई थी, मैंने कहा एक बार चार्जर कनेक्ट कर दो, इसलिए वीडियो रोकी थी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि कोई भी अगर स्टेट का लॉ बनता है, तो पहले वो लॉ बनने से पहले बिल होएगा, वही सेम। देन उसके बाद उसको बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट से अप्रूव नहीं कराएंगे जैसे यहाँ पे कराते हैं, यहाँ पे बोथ हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर से अप्रूव करवाएंगे। देन उसके बाद गवर्नर ऑफ स्टेट असेंट देंगे, यहाँ पे प्रेसिडेंट असेंट देते हैं। देन उसके दो बिल एक्ट बन जाएगा, उसके उधर ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया पब्लिश किया जाता है, यहाँ इसे ऑफिशियल गजेट ऑफ स्टेट में पब्लिश किया जाएगा। लेकिन सही बात, इसके बाद ये एक्ट बनने के बाद अब हम बात करते हैं लॉ क्या होता है। अब हम बात करते हैं लॉ क्या होता है। तो अगर मैं लॉ की बात करूं, तो अब हम लिखते हैं लॉ क्या होता है। लिखो, अब आपको ये समझ आ गया लॉ बनाता कौन है। अब आपको ये समझ आ गया कि इंडिया में बॉडीज वर्क कैसे करती हैं। तो लॉ बनाता कौन है, इंप्लीमेंट कौन करवाता है, और इंटरप्रेट कैसे किया जाता है, वो सब बातें हो गई। अब हम देखते हैं कि लॉ होता क्या है। अब जरा देखो, लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स। लिखो, लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स। लॉ इज द बॉडी ऑफ principles which are recognized. Law is the body of principles which are recognized and applied by the state in the administration of justice. In the administration of justice. Law is the body of principles which are recognized and applied by the state in the administration of justice. तो अब मैंने सारे शब्दों को तोड़ता हूं, फिर इसका मतलब निकालते हैं। तो लॉ इज द बॉडी ऑफ, किस चीज की बॉडी है वो? प्रिंसिपल्स की। तो प्रिंसिपल्स का मतलब होता है क्या? सबसे पहला वर्ड है यहाँ पे प्रिंसिपल्स। तो प्रिंसिपल्स का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, कायदे कानून। विच आर रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है अप्रूव्ड। विच आर अप्लाइड, अप्लाइड का मतलब है इंप्लीमेंटेड। अप्लाइड का मतलब क्या है? इंप्लीमेंटेड बाय द स्टेट। ये स्टेट वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पे स्टेट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, यहां पे जो स्टेट वर्ड है ना, ये आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया गया है। आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया गया है। और यहां पे स्टेट के अंदर पार्लियामेंट भी आती है, स्टेट लेजिस्लेचर भी आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आती है सीजी, स्टेट गवर्नमेंट भी आती है, एंड लोकल बॉडीज भी आती है। लोकल बॉडी समझ आता है ना, जैसे गांव में पंचायत हो गई, दिल्ली के अंदर म्यूनसिपैलिटी हो गई, मतलब म्यूनसिपैलिटी हर जगह ही है, ये सब लोकल बॉडीज हैं। ये सब क्या है? लोकल बॉडीज। पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज लिख ले वो एग्जांपल में, पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज एटसेट्रा। तो अब जरा इसको तोड़ते हैं और समझते हैं। कह रहा है लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स। लॉ एक ढांचा है किस चीज का? रूल्स एंड रेगुलेशंस का, जो कि अप्रूव किया गया किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। अच्छा, ये लोग तो इंप्लीमेंट करवाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट तो क्या करती है? इंप्लीमेंट करवाती है। बनाते तो ये है, इंप्लीमेंट ये करवाती है। अच्छा, लोकल बॉडीज अपने लॉ बनाती हैं। लोकल बॉडीज कुछ अपने लेवल पे लॉ बनाती है, म्यूनसिपैलिटी के कुछ अपने लॉ हैं, गांव में पंचायत कुछ अपने लॉ बनाती है, ये अपने लेवल पे छोटी मोटी लॉ मेकिंग बॉडी, ये भी अपने लेवल पे बनाती है। लेकिन मेनली कौन बनाती है? पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर।
तो लॉ एक ढांचा है किस चीज का, रूल्स एंड रेगुलेशंस का, जो कि अप्रूव किया गया किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, जो कि इंप्लीमेंट किया जा रहा है किसके ऊपर, जनरल पब्लिक के ऊपर। किस लिए, इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, न्याय पाने के लिए, इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, न्याय पाने के लिए। और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर लॉ कैसे बनाती है, अब आपको समझ आ गया। और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है, जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया उसे सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करवाएगी, जो स्टेट लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया उसे स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करवाएगी। तो इनका ये रोल है, तो इसलिए इनकी डिटेल ऊपर मैंने करा दी थी। अब तुम्हें समझ आया कि मैंने लॉ की डेफिनेशन पहले क्यों नहीं लिखवाई थी। इसीलिए नहीं लिखवाई थी कि अगर मैं पहले लिखवा देता ना तो तुम लोगों को क्या होता कि वो समझना मुश्किल होता। अब तुम्हें ये पता था कि इंडिया में जो स्टेट के 3 ऑर्गन है वो कैसे वर्क करते हैं इंडियन लीगल सिस्टम के। फिर उसके तुमने ये भी समझ लिया कि ये लॉ बनाती कैसे हैं। फिर आपने ये भी समझ लिया कि लॉ होता क्या है। अब आपने सब समझ लिया। अब मैं तुमसे 2 बातें और छोटी छोटी करने जा रहा हूं ताकि आपका एक बेस क्लियर हो जाए। देखो, अब मैं अगर आपसे बात करूं तो हमारे इंडिया में ना 2 तरीके के लॉ होते हैं। एक होता है पब्लिक लॉ और एक होता है प्राइवेट लॉ। कोई फर्क बताएगा मेरे को इन दोनों में क्या होता है, पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ में क्या फर्क होता है। हाँ जी, पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ में क्या फर्क होता है, क्या लग रहा है पढ़ के क्या होता होगा। बहुत सारे लोगों से जब मैं पूछता हूं तो बच्चे पता क्या जवाब देते हैं, सर पब्लिक लॉ मतलब जनरल पब्लिक पे लगता होगा, प्राइवेट लॉ मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल्स पे लगता होगा, मतलब एक घर पे लगता होगा, 2 घर पे लगता होगा। ऐसा नहीं। क्या मतलब मेरे घर का लॉ अलग, तुम्हारे घर का लॉ अलग? नहीं, प्राइवेट लॉ ऐसा नहीं होता। पब्लिक लॉ और प्राइवेट लॉ लगते दोनों ही होल पब्लिक पे हैं, लेकिन ये देखा जाता है कि अफेक्ट किसको हो रहा है। अगर होल पब्लिक को नुकसान पहुंच रहा है तो पब्लिक लॉ है, अगर लिमिटेड बंदों को नुकसान पहुंच रहा है मतलब जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो प्राइवेट लॉ है। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं। अच्छा, 2 बंदों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मान लो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और ए ने बोला कि भाई मैं तेरे को 500 शर्ट सप्लाई करूंगा। किस चीज को लेके कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 500 शर्ट सप्लाई करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ए ने बोला बी को मैं तेरे को 500 शर्ट सप्लाई करूंगा। बी ने कहा ठीक है सप्लाई कर दियो। बी ने पूछा कितने टाइम में कर देगा, ए ने बोला 1 मंथ में कर दूंगा, विद इन 1 मंथ में कर दूंगा। ए ने ऐसा बोला, लेकिन ए ने सप्लाई नहीं करी, इसका मतलब ए ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। अच्छा, जब ए ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और मान लो ऐसा हुआ था, एग्जांपल लेके बात करते हैं कि मान लो बी ने ए को 20,000 पे एडवांस दिए हुए थे, 20 के एडवांस दिए हुए थे। तो जब बी ने ए को बोला कि ठीक है भाई तूने मेरा माल नहीं बनाया ना, मेरे को मेरे पैसे वापस कर, ए कहता वो भी नहीं दे रहा, जा जो करना कर ले। इसका मतलब ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए ने उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करा और बी का एडवांस भी मार लिया। अब यहाँ पे पूरी दुनिया परेशान है या खाली बी परेशान है? खाली बी परेशान है, दुनिया का कोई लेन देन नहीं है, खाली जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है वही बंदा परेशान है। तो ऐसे लॉ को हम बोलते हैं प्राइवेट लॉ। तो इसका मतलब एग्जाम्पल अगर मैं लिखवाऊं तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज अ प्राइवेट लॉ। अच्छा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, आपने कोई गुड्स खरीदे हैं वगैरह वगैरह और उसमें कोई दिक्कत हो रही है, तो वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या पब्लिक लॉ है प्राइवेट लॉ? प्राइवेट लॉ। इसमें दुनिया को मतलब नहीं है, जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है खाली उन्हीं को नुकसान है। तो इसका मतलब व्हेन पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट आर अफेक्टेड, व्हेन ओनली पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट आर अफेक्टेड, जिन लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आर अफेक्टेड, देन इट इज प्राइवेट लॉ। तो मैंने एग्जांपल में लिखवा दिया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, देन इट इज प्राइवेट लॉ। अच्छा, वेल होल कम्युनिटी गेट्स अफेक्टेड, होल कम्युनिटी गेट्स अफेक्टेड, पूरी कम्युनिटी को नुकसान पहुंचा रहा है, होल पब्लिक गेट्स अफेक्टेड कह लो, होल पब्लिक गेट्स अफेक्टेड, पूरी पब्लिक को नुकसान हो रहा है, देन इट इज पब्लिक लॉ। एग्जांपल लेके बात करते हैं, देन इट इज पब्लिक लॉ। एग्जांपल लेके बात करें, एग्जांपल जीएसटी। अच्छा, जीएसटी का रेट 18% है और मान लो सरकार चेंज करके इसको 28% कर दे, तो क्या खाली 1-2 बंदों को नुकसान पहुंचेगा या पूरी पब्लिक को नुकसान पहुंचेगा? पूरी पब्लिक को नुकसान पहुंचेगा। इसका मतलब टैक्सेशन लॉज और पब्लिक लॉज, टैक्सेशन लॉज
जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया। सरकार इनकम टैक्स पहले 20% लेती थी, मान लो वो कह रही है मैं 30 लूंगी या 40 लूंगी, तो इसमें एक दो बंदों को नुकसान हो रहा है, पूरी पब्लिक के लिए, पूरी पब्लिक के लिए। तो इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, ये सब क्या है, पब्लिक लॉ। अच्छा एक क्वेश्चन अब मैं पूछने वाला हूँ, बड़े सोच समझ के जवाब देना। मान लो भगवान ना करे किसी लड़की का रेप हो जाता है, तो क्रिमिनल मैटर हो गया ये, तो ये प्राइवेट लॉ है पब्लिक लॉ है? भगवान ना करे किसी लड़की के घर में किसी लड़की का रेप हो जाता है किसी फैमिली के अंदर, तो ये प्राइवेट लॉ में आएगा या पब्लिक लॉ में आएगा? मैंने तुम्हें प्राइवेट लॉ पब्लिक लॉ बेसिकली तो समझा दिया कि अगर होल पब्लिक अफेक्ट होगी तो पब्लिक लॉ, ओनली पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट अफेक्ट होगी तो प्राइवेट लॉ। तो मैंने प्राइवेट लॉ के एग्जांपल भी लिखवा दिए, पब्लिक लॉ के भी एग्जांपल लिखवा दिए, ये पब्लिक लॉ में आते हैं। ये मर्डर हो जाए, रेप हो जाए, ये वाले लॉ पब्लिक लॉ होते हैं, प्राइवेट लॉ होते हैं? देखो हमारे इंडिया में दो तरीके की मेंटालिटी है। देखो जब क्या होता है कि अगर मान लो किसी के घर में रेप हुआ है, तो नॉर्मल कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो जिनको बहुत बुरा लगता है, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ये कहते हैं छोड़ना, उसके घर में हुआ, हमारे घर में थोड़ी हुआ है। तो ऐसे लोगों की अगर सोच है तो उन लोगों को तो लगेगा प्राइवेट लॉ है, कि उनको अफेक्ट हो रहा है, हमें थोड़ी हो रहा है, उनके घर में हुआ है, हमें थोड़ी हुआ है। लेकिन सच्चाई ये है, जब निर्भया केस हुआ था या कोई भी बड़ा रेप केस होता है, मर्डर केस होता है, कि खाली जिनके घर में वो उन्हीं के दिमाग में इफेक्ट पड़ता है या पूरी पब्लिक के दिमाग पे इफेक्ट पड़ता है? पूरी पब्लिक के दिमाग में इफेक्ट पड़ता है। जब निर्भया केस हुआ था तो जिनके घरों में लड़कियां थी ना, तो उनकी माए बाप, उनके माँ बाप बड़े सोच समझ के अपने बच्चे को बाहर भेजते थे कि यार हमारे बच्चे के साथ गलत ना हो जाए, अगर उनके घर में डॉटर है तो उनके बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो जाए, है ना, कि टाइम पे जाइयो बेटा, टाइम पे वापस आ जाइयो। इसका मतलब हुआ किसी और के घर में, लेकिन अफेक्ट नॉर्मल पब्लिक पे भी है। इसका मतलब क्रिमिनल लॉ किसका पार्ट है? पब्लिक लॉ का पार्ट है ना। मर्डर, डकैती, रेप, ये सब किसका पार्ट है? पब्लिक लॉ का। इसलिए तुमने पता है, तुमने कभी केस देखा हो तो ऐसे होता है, इसमें क्या होता है जब ऐसा कुछ होता है तो इसमें ना सरकार जिम्मेवारी लेती है अपने ऊपर। अगर मान लो किसी के साथ गलत होता है, किसी के साथ मर्डर हुआ था, किसी का रेप हुआ था, तो हम ये नहीं मानते कि उसका हुआ है, सरकार कहती है कि जिम्मेवारी हमारी है उस बंदे को न्याय दिलवाना। इसीलिए ना ऐसे होता है, मान लो अगर सुरेश ने मर्डर करा है, तो ऐसे उसके ऊपर होगा स्टेट वर्सेस सुरेश, स्टेट वर्सेस सुरेश, कि स्टेट ने सुरेश के ऊपर केस करा है, इस तरीके से होगा। स्टेट का मतलब क्या है यहाँ पे? गवर्नमेंट की। अब स्टेट वर्ड क्या, अब आर्टिकल 12 से उठाया गया, अब आपको पता है। तो स्टेट सुरेश पे केस करिए, तो मतलब अगर किसी का कोई मर्डर हो जाए, रेप, तुमने देखा होगा ना जॉली वर्सेस एलएलबी में लिखा हुआ था स्टेट वर्सेस, पिक्चर का नाम तुमने देखा होगा स्टेट वर्सेस जॉली एलएलबी करके, जॉली करके लिखा हुआ था। उसका मतलब यही था कि वो स्टेट रिप्रेजेंट करती है जब कोई मर्डर रेप होता है। अच्छा जैसे नॉर्मली अगर ए बी के ऊपर केस करता है तो ऐसे होता है ए वर्सेस बी, जो केस कर रहा है उसका नाम पहले, जिसपे किलर है बाद में, उसका नाम बाद में। लेकिन जब मर्डर रेप होता है तो हम ऐसा नहीं लिखते, अगर ए का मर्डर हुआ है तो हम ये नहीं लिखेंगे ए वर्सेस बी, बी ने करा है, हम लिखते हैं स्टेट वर्सेस, उसमें स्टेट अपने ऊपर जिम्मेवारी ले लेती है कि हाँ हम उसको न्याय दिलवाएंगे। अच्छा इसीलिए आपको पता होगा जिन फैमिलीज के पास लॉयर नहीं होते हैं उनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिलते हैं, उनको सरकारी लॉयर भी मिलते हैं सर हेल्प करने के लिए। तो एक हो गया पब्लिक लॉ, प्राइवेट लॉ। अब ये तो तुमने समझ ही लिया। अब आता है बात क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ तुमने बहुत बार सुना है, क्रिमिनल और सिविल लॉ शब्द। अब दोनों में क्या फर्क होता है जरा समझना। अगर आपका मेन एम अगर आपका मेन एम टू क्लेम डैमेजेस है, टू क्लेम कंपनसेशन या टू क्लेम डैमेजेस है, अगर आपका मेन एम कंपनसेशन क्लेम करना है या डैमेजेस क्लेम करना है, देन इट इज सिविल लॉ। अगर आपका मेन एम टू पनिश समवन है, किसी को पनिशमेंट दिलवाना है, देन इट इज क्रिमिनल लॉ, देन इट इज क्रिमिनल लॉ। एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। अच्छा मान लो मैं रोड से जा रहा था, या एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, मेरा ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है कि भाई मैं तेरे को 1000 जीन्स सप्लाई करूंगा, जीन्स शर्ट और पैंट सप्लाई, या 1000 शर्ट पैंट सप्लाई करूंगा। ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। मान लो ए ने बी को एडवांस पेमेंट दी थी और बी ने टाइम पे सप्लाई करके नहीं दी। अच्छा इसका मतलब बी ने टाइम पे सप्लाई करके नहीं दी, इसका मतलब बी ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है। अब मेरा एम क्या है, क्या मैं यहाँ पे बी को जेल में पहुंचवाना चाहता हूँ, या मेरे को जितना नुकसान हुआ मेरे को उसकी भरपाई चाहिए, मेरे को उसकी भरपाई चाहिए। बी ने अगर मेरे को माल बनाकर नहीं दिया तो मेरे को उसकी वजह से नुकसान हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरे मन में क्या है कि यार इसने मेरा नुकसान करा दिया, अगर बी ये कह दे कि जितना तेरा नुकसान हो मैं तेरे को भरने को तैयार हूँ, क्या ए सेटिस्फाई हो जाएगा? या सेटिस्फाई हो जाएगा। इसका ना यहाँ पे आपका मेन एम डैमेजेस लेना है, कंपनसेशन लेना है, यहाँ पे आपको मेन एम किसी को पनिशमेंट दिलवाना नहीं है। तो ऐसे लॉ को हम सिविल लॉ बोलते हैं। इसका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये सब सिविल लॉ है।
अच्छा क्रिमिनल लॉ कौन सा है? यहाँ पर आपको मिनिमम पनिशमेंट दिलवाना था। मान लो किसी ने मेरे भाई का मर्डर कर दिया या किसी ने मेरा मर्डर कर दिया, तो क्या अब मेरा ब्रदर ये सोच के खुश हो जाएगा कि अब मेरे ब्रदर का मेन एम क्या है कि मेरे ब्रदर का मेन एम क्या होगा कि जिसने मेरा मर्डर करा है मेरा ब्रदर उससे कंपनसेशन ले, या उसका मेन एम क्या होगा कि उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, वो भी जेल में जाए उसको भी फांसी मिले, वो भी जेल में जाए उसको भी फांसी मिले। इसका अगर आपका मेन एम किसी को पनिशमेंट दिलवाना है देन इट इज क्रिमिनल लॉ, है ना, कि उसने ऐसा कैसे कर दिया। जो अच्छा कुछ चीजें पैसे से सेटिस्फाइड होती ना, मान लो किसी ने हमारे घर में मर्डर कर दिया, रेप कर दिया, तो क्या हम उनसे कंपनसेशन लेके चुप हो जाएंगे या हम उनको पनिशमेंट दिलवाएंगे? तो ऐसे लॉ को हम बोलते हैं क्रिमिनल लॉ। इसका अगर इसका आपका मेन एम किसी को पनिशमेंट दिलवाना है तो वो क्रिमिनल लॉ में फॉल करेगा। अगर आपका मेन एम किसी को कंपनसेशन लेना है तो वो सिविल लॉ में फॉल करेगा। अच्छा कुछ लॉ ऐसे होते हैं जो क्रिमिनल और सिविल, जो आपकी चॉइस होती है आप उसे क्रिमिनल बनाओ या सिविल बनाओ। एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। मान लो मेरा एक प्लॉट है बहुत बड़ा, मान लो उस प्लॉट पे किसी ने कब्जा कर लिया। अब प्लॉट पे कब्जा कर लिया और बंदा खाली नहीं कर रहा। अब मान लो मैंने उस बंदे पे कोर्ट पे केस कर दिया, कोर्ट में जाकर उस बंदे के अगेंस्ट केस कर दिया। अब मैं दो चीजें करूंगा। एक तरीका तो ये है कि मैं भाई कोर्ट में जाकर बोलूं कि सर इसने मेरा प्लॉट कब्जा करा है, इसको खाली करवाओ, और इसने 3 साल से कब्जा कर रखा है, तो उस 3 साल से मैं उस प्रॉपर्टी को ना रेंट पे चढ़ा पाया ना कुछ कर पाया, तो 3 साल का मेरे को रेंट का पैसा दिलवाओ, इससे मतलब कंपनसेशन दिलवाओ। एक तो मेरा प्लॉट खाली करो और 3 साल का कंपनसेशन दिलवाओ। एक तरीका तो ये है। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो इसका मतलब मैं सिविल केस फाइल कर रहा हूं। यहां मैं उसको पनिशमेंट नहीं दिलवाना चाहता, मैं उसको जेल नहीं भिजवाना चाहता, मैं सिर्फ क्या चाह रहा हूं कि मेरा प्लॉट खाली हो जाए, मेरे को 3 साल का कंपनसेशन मिल जाए। ऐसे लॉ को हम बोलते हैं सिविल लॉ। ऐसे लॉ को हम क्या बोलते हैं? सिविल लॉ। केस टू, अगर मेरा मेन एम ये है, केस टू अगर मेरा मेन एम ये है कि भाई मैं कोर्ट में जाकर बोलूं कि भाई मेरे को पैसा तो चाहिए चाहिए जो इसने 3 साल से मेरा किराया मार रखा है, प्लस इस साले को उठाकर जेल में डालो कि इसने मेरी लैंड कब्जा कैसे करी, आज के बाद इसको अक्कल आ जाएगी ना ये मेरी करे ना किसी और की करे। अगर मैं उसको जेल में भी भिजवाना चाहता हूँ प्लस कंपनसेशन भी लेना चाहता हूँ, तो ऐसे लॉ को हम बोलते हैं क्रिमिनल लॉ। तो फिर उसे हम क्रिमिनल लॉ में फॉल करवा देंगे क्योंकि हम उसे पनिशमेंट दिलवाना चाहते हैं। तो अगर आप खाली कंपनसेशन लेके सेटिस्फाई हो तो वो सिविल लॉ का पार्ट है। अगर आप उसे पनिशमेंट दिलवाना चाहते हो तो जेल में भिजवाना चाहते हो प्लस उससे कंपनसेशन भी लेना चाहते हो, तो ऐसे को हम क्रिमिनल लॉ बोलते हैं। तो आपको क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में ही फर्क क्लियर हो गया। ठीक है, तो सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, पब्लिक लॉ, प्राइवेट लॉ, है ना, लॉ कैसे बनता है सब आपको सिखा दिया, कौन बनाता है, किसका क्या काम है। अच्छा आज के लेक्चर में मेरा कोई भी मेन एम ऑफिशियली चैप्टर स्टार्ट करना नहीं था। मेरा सिर्फ मेन एम ये था कि आपको, इंडिया में बहुत सारे टीचर मैं देखता हूँ पढ़ाते हैं तो पढ़ाने से पहले ना सीधा चैप्टर से स्टार्ट कर देते हैं, उनको यही नहीं बताते बच्चे को कि बेसिक्स क्या है। ये चीजें पता होनी चाहिए उसको, है ना, भले वो इंटर लेवल का बच्चा हो या फाइनल लेवल का बच्चा हो या फाउंडेशन लेवल का बच्चा हो, सबको ये चीज पता होनी चाहिए। तो मेरा प्रिजम्पशन होती है मैं हर लेवल पे इसलिए चीज सिखाता हूँ, भले फाउंडेशन हो इंटर फाइनल हो, ये पहली क्लास में बेसिक्स हर लेवल के लिए रखता हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अच्छा हाँ, जो बच्चे मेरे से पूछते हैं सर आपकी पेन ड्राइव गूगल ड्राइव क्लासेस मिलती हैं, तो बिल्कुल मिलती हैं। अगर आपको हमारी पेन ड्राइव गूगल ड्राइव क्लासेस के लिए कोई भी डिटेल लेनी हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8802233513। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप मेरे को उस व्हाट्सएप मैसेज करके आप उसमें अपना नेम लिख देना, नेम, है ना, और अपना XYZ जो भी है उसमें अपना कोर्स लिख देना, कोर्स में आप जो भी हो, आप CA में हो, CMA में हो, जो भी बच्चा हो, CMA में हो, CS में हो, कोई भी किसी में भी हो, और अपना लेवल लिख देना, लेवल में इंटर या फाइनल जो भी है ना, और उसके बाद नीचे पर्पस लिख देना, पर्पस में लिख देना इंक्वायरी फॉर क्लासेस। बस इतनी चीज़ें लिख के भेज देना, आपको डिटेल्स शेयर कर दी जाएंगी जो भी आपको सब्जेक्ट की चाहिए होंगी। चलो आज की लेक्चर वही तरह रखते हैं। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहें। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक्स अ लॉट, बाय।